जीएसटी कलेक्शन में उछाल का सिलसिला अगस्त महीने में भी बरकरार है। अगस्त 2022 के महीने में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन साल दर साल 28% उछला है। सरकार की ओर से अगस्त 2022 महीने में जीएसटी कलेक्शन के जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,43,612 करोड़ रुपए है। ये लगातार छठा महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आर्थिक पुनरुद्धार का जीएसटी राजस्व पर लगातार सकारात्मक प्रभाव बना हुआ है। अगस्त 2022 में सकल जीएसटी राजस्व 1,43,612 करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगस्त में कलेक्शन 1.43 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल के इसी महीने में 1,12,020 करोड़ रुपए के राजस्व से 28% ज्यादा है। अगस्त में सकल जीएसटी राजस्व में से सीजीएसटी कलेक्शन 24,710 करोड़ रुपए हो गया, एसजीएसटी कलेक्शन 30,951 करोड़ रुपए हो गया और आईजीएसटी कलेक्शन 77,782 करोड़ रुपए पर आ गया है, जिसमें माल के आयात से जमा 42,067 करोड़ रुपए शामिल है। बता दें कि अप्रैल 2022 में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1,67,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। वहीं जुलाई 2022 में कलेक्शन 1,48,000 करोड़ रुपए के पार था। यह दूसरा बड़ा कलेक्शन है। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा जताई है, लेकिन भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, क्योंकि उसने 2019 में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध को निलंबित किया था। घटनाक्रम से अवगत लोगों ने गुरुवार को ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने में मदद करने के लिए उसे सहायता भेजने का कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने क्षेत्र के जरिए पड़ोसी देश को सहायता भेजने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के अनुरोध पर विचार कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने इस हफ्ते कहा था कि इस्लामाबाद बाढ़ के कारण खाद्य वस्तुओं की कमी पड़ने की समस्या से निपटने के लिए भारत से इनके आयात पर विचार कर सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में आई बाढ़ के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने पाकिस्तान को मानवीय सहायता दिए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों, घायलों और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जहां तक व्यापार की बात है, हमने इस विषय पर पाकिस्तान से आए कई बयान देखे हैं। इस वक्त उन बयानों पर कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बता दें कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद 2019 में पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार संबंध निलंबित कर दिए थे। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल गया है। पीएम मोदी ने इसे देश को समर्पित किया है। अब आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। इस दौरान पीएम मोदी ने नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को लेकर कहा कि आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है, देश में कैसा भरोसा पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत सिर्फ वॉरशिप नहीं, समंदर में तैरता शहर है। इसे बनाने में इस्तेमाल की गई चीजें देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई हैं। आईएनएस विक्रांत को बनाने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। पोत की ऊंचाई 59 मीटर है। आईएनएस विक्रमादित्य के बाद यह देश का दूसरा विमान वाहक पोत होगा, जिसे रूसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। 1700 नौसैनिकों की टीम के लिए डिजाइन किए गए इस स्वदेशी विमान वाहक पोत में 2300 से अधिक कंपार्टमेंट है। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के ऊपर तैरता एक एयरफोर्स स्टेशन है, जहां से फाइटर जेट्स, मिसाइलें, ड्रोन के जरिए दुश्मनों के नापाक मंसूबों को निस्ते नाबूद किया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत से 32 बराक 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 44,570 टन से अधिक वजनी या युद्धपात 30 लड़ाकू जेट विमानों को समायोजित करने में सक्षम है। दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाली मिसाइलों और निर्देशित बमों और रॉकेटों से परे जहाज रोधी मिसाइलों से लैस है। आईएनएस विक्रांत के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जो स्वदेशी स्तर पर विमान वाहक पोत बना सकते हैं। आईएनएस विक्रांत के भारतीय नेवी में शामिल होने से हिंद महासागर समेत पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किए गए लिंगयाज संत डॉक्टर मुरुक्स मूर्ति को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी संत को गुरुवार रात उसकी गिरफ्तारी के बाद एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। बाद में उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया, जिसके बाद उसे जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश BK कोमल के सामने पेश किया गया।
आरोपी संत के वकील उमेश ने कहा कि शुक्रवार को अदालत में एक याचिका दायर की जाएगी, जिसके बाद उन्हें 1 या 2 दिन में जमानत मिल जाएगी। वकील उमेश ने दावा किया कि जेल अधिकारियों ने उन्हें संत से मिलने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस आरोपी संत को हिरासत में लेने के लिए याचिका दायर करती है तो याचिका का विरोध किया जाएगा। राज्य के राजस्व मंत्री RK अशोक ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि कानून मामले के संबंध में अपनी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि मठों का बहुत सम्मान है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, देश के कानून की अपनी गरिमा है। इस बीच 3 अन्य आरोपियों के लिए तलाशी अभियान जारी है, जो अदालत में अपनी जमानत याचिकाओं को स्थगित कर फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने हॉस्टल वार्डन रश्मि को भी हिरासत में ले लिया है। संत की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने चित्रदुर्ग मठ की जिम्मेदारी महंत रुद्र स्वामी को सौंप दी है। बता दें कि लिंगायत संत पर महिला वार्डन, जूनियर पॉन्टिफ और अन्य स्टाफ की मदद से 15 और 16 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करने का आरोप है। टीम इंडिया ने हांगकांग के खिलाफ 40 रनों से शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा अब T20 प्रारूप में भारत के दूसरे सबसे सफल कप्तान बन गए हैं। रोहित ने इस मामले में विराट कोहली को पछाड़ दिया। T20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान रोहित शर्मा की 37 मुकाबलों में से ये 31वीं जीत रही। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 50 T20 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की थी, जिसमें भारत को 30 मैचों में जीत हासिल हुई थी। वहीं MS धोनी T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे सफल कप्तान हैं। MS धोनी ने 72 T20 मैच में भारतीय टीम की कप्तानी की थी, जिसमें से भारत कुल 41 मुकाबलों में जीत हासिल की। रोहित ने बतौर कप्तान एशिया कप में अपनी लगातार 7वीं जीत हासिल की है और वो ऐसा करने वाले पहले कप्तान भी बन गए हैं। इस मामले में MS धोनी और मोइन खान संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने बतौर कप्तान एशिया कप के इतिहास में लगातार 6 जीत हासिल की थी। साल 2018 के एशिया कप में भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार 5 मैच जीते थे। वहीं इस बार रोहित की कप्तानी में भारत ने अब तक दोनों मैच जीते हैं। दरअसल पिछले साल T20 विश्व कप के बाद विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद रोहित शर्मा T20 में फुल टाइम कप्तान बने थे। बाद में रोहित को वनडे और टेस्ट टीम का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया था। डांस रियलिटी शो DID सुपर मॉम 3 इन दिनों पॉपुलैरिटी बटोर रहा है। शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इमोशनल होने वाला है। दरअसल 3 सितंबर को ऑन एयर होने वाले एपिसोड में पवित्र रिश्ता स्पेशल होगा, जिसमें इस शो के लीड रह चुके और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को याद किया जाएगा। इस एपिसोड में शो की लीड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के साथ उषा नंदकर्णी भी नजर आने वाली हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि जी टीवी चैनल का शो पवित्र रिश्ता बेहद फेमस और पॉपुलर शो रहा था। इस शो में अंकिता लोखंडे ने अर्चना और लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मानव का कैरेक्टर प्ले किया था। दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। दोनों ही न केवल रियल कपल थे बल्कि रियल कपल भी थे। रिसेंटली जी टीवी के इंस्टाग्राम अकाउंट से DID सुपर मॉम 3 का लेटेस्ट प्रोमो शेयर किया गया है। इस प्रोमो में शो की कंटेस्टेंट साधना मिश्रा कितनी बातें गाने पर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। इस परफॉर्मेंस के दौरान लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक पिक्चर दिखाई जाती है, जिसे देखकर एक्ट्रेस अंकिता और उषा काफी इमोशनल हो जाती हैं। अंकिता कहती हैं कि वो बहुत क्लोज फ्रेंड था, सब कुछ था, मुझे विश्वास है कि वो जहां भी है खुश है। इस दौरान उषा नंदकर्णी भी काफी इमोशनल होती नजर आती हैं। दरअसल उषा नंदकर्णी ने भी पवित्र रिश्ता में मानव यानी सुशांत सिंह राजपूत की मम्मी का कैरेक्टर निभाया था। शो के दौरान से ही उषा और सुशांत के बीच एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। ऐसे में शो में निभाए गए सुशांत की मम्मी के कैरेक्टर से जुड़ी बातों को याद करके वो काफी इमोशनल हो गई। जाहिर है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को 2 साल पहले 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा में अपने फ्लैट पर मृत पाया गया था। उन्होंने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी, ये अभी भी एक पहेली बनी हुई है। केस की जांच चल रही है। एक्टर ने काय पोछे फिल्म से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी, जिसके बाद वो केदारनाथ, MS धोनी, छिछोरे और PK जैसी फिल्मों में नजर आए थे। दिल बेचारा एक्टर की आखिरी फिल्म थी, जो उनकी डेथ के बाद रिलीज हुई थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.